हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023। इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं और यह पूरी तरह से आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, 2 और 3 कवर करा दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, 2 और 3 कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इनको तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रिपरेशन लेवल है उसका आइडिया लगेगा। तो प्लीज़ स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को विकसित किया है अपना प्यारा भारत ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको विकसित किसने किया है, इसका विकास जो है DRDO के द्वारा किया गया है। अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का परीक्षण किया था। अगर पूछेगा कि शाहीन मिसाइल का विकास जो है, इसको विकसित जो है किस देश ने किया है, तो पाकिस्तान ने। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। प्रीवियस सेट में नीति आयोग से संबंधित जब प्रश्न आया था तो उसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया भी था। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के सुमन बेरी हैं। कौन है, देखिए यहाँ पर नाम दिया गया, ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, सुमन बेरी। और प्रश्न में पूछा गया कि नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो ये VVR सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तर्कस, यहाँ पर ये 6 होगा क्योंकि यह 6ठा संस्करण था। तर्कस 6 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो ये तर्कस जो है यह भारत और अमेरिका के मध्य है, ठीक है, भारत और अमेरिका, और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए भारत और अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है, तो देखिए इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो है यह विक्रम 5, यहाँ पर दिया गया है विक्रम 5, इसी नाम से जो है लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में इसरो के चेयरपर्सन कौन हैं, ज़रा आप मुझे उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विघ्नेश NR, ठीक है, विघ्नेश NR, ये चेन्नई के हैं। यहाँ पर देखिए विघ्नेश NR दिया गया है। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अर्जुन पुरस्कार के लिए टोटल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया। यहाँ पर देखिए 25 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये शरत कमल अचंता को दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और 7 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। अच्छा, 2023 में पद्म पुरस्कार जो है टोटल 106 पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है, ठीक है। इसमें से पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है
और पद्मश्री जो है ये 91 है। तो यहाँ पर आप टोटल जोड़ लीजिए 91, 9, 100 और 6, 106। ठीक है, तो याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अध्यात्मवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है ये आशा है। आशा क्या है? तो आशा एक चीता है। ठीक है, एक चीता है आशा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन जो किया गया ये मध्य प्रदेश के टोटल 8 शहर 8 सिटीज़ में किया गया। ठीक है, इस खेल में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है कैलाश सत्यार्थी को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? यहाँ पर कन्फ्यूजन अपना दूर करिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर पूछेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है कंस्ट्रक्शन कंपनी। डिज़ाइन यहाँ पर पूछा गया है तो डिज़ाइन जो है ये आपका HCP प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पूछेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी तब टाटा प्रोजेक्ट होगा। क्लियर है, याद है ना? अच्छा, इसका मुख्य अगर आर्किटेक्ट का नाम पूछा जाएगा तो ये बिमल पटेल हैं। कौन है? बिमल पटेल हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रयास करता हूं कि पूरी डिटेल में आपको बताते चलूं। बेशक आपने दूसरे जगह भी सेट्स को लगाया होगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पर सेट जो लगा रहे हैं और आपने जहाँ पर लगाया है वहाँ पर दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको जो है क्वालिटी चुनना है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। चलिए उसके बाद चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक। ठीक है, 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। उसका अगर पूछेगा कि सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन लक्ष्य प्राप्त करने का जो है वर्ष कब तक रखा गया? तो 2030 तक, और ऑप्टिकल फाइबर का 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद भी होगा, मोदी जी को दिया जा चुका है सियोल शांति पुरस्कार। यहाँ पर 2022 पूछा गया है। ठीक है, 2022 में जो है मोदी जी को 2018 में दिया गया था, 2022 में दिया गया है टिम बर्नर्स ली को। अच्छा, ये कौन है? तो ये www आप पढ़ते हैं ना, www. ठीक है, ये www के खोजकर्ता हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में किया जा रहा है, राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध है फ्रेंड्स देखिए बिहार दरोगा में अब तक, यानी कि पिछली बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई थी वहाँ तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए जुआरी ब्रिज जो है इसका संबंध जो है पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पर जो है ये आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा राइट आंसर इसका हो जाएगा, गोवा से है। क्लियर। चलिए अच्छा, इस पुल की लंबाई 640 मीटर है। उसके बाद देखिए किस आईआईटी ने वार्टनर Q5 ठीक है री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किसके साथ किया है? हाल के साथ किया है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका आपका HAL हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव याद रखना है नागालैंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन 2022 में नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसका उद्घाटन किया था किसने? जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के 3 सभापति हैं ये। चलिए, तो ये जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? 2023 जनवरी में। तो देखिए 2 वायुसेना का विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, सुखोई 30 और मिराज 2000। तो यहाँ पर देखिए A और B राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? पुरुष एकल भी याद रखना है, महिला एकल भी याद रखना है। पुरुष एकल का विजेता जो है ये डेनमार्क के हैं, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन। ठीक है, तो ये डेनमार्क के हैं। वहीं महिला एकल पूछेगा तो अकाने यामागुची, यहाँ देखिए ये महिला है। ठीक है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने
किसे हरा करके जीता। अब तो श्योर हो गया कि जीता किसने है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता। ठीक है, इसका आयोजन बांग्लादेश में जो है 2024 में अब किया जाएगा, 2024 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर है कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है ये जीता है मीन सू चोई ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये साउथ कोरिया की हैं, दक्षिण कोरिया की हैं। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है। तो देखिए इसका संबंध जो है इन्फ्लुएंजा से है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस से है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था। टोटल भारत की 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि RR का जो गाना था नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद अगर बात करें तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ये दोनों याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है। माउंट मेरापी जो है यह इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को, बाब अल मलडेव। तो ये आपका राइट आंसर हिंद महासागर और लाल सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो यह पर्वत श्रेणी जो है यह महान हिमालय है, हिमाद्री श्रेणी है। हिमाद्री श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। मोर पूर्णा ये जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण जो है, कोर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। कोर क्षेत्र में कोयला आता है, विद्युत आता है, कच्चा तेल, सीमेंट, इस्पात, ये सब आते हैं। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बोडो जनजाति निवास करते हैं। बोडो जनजाति जो है यह मुख्य रूप से अगर बात करें तो असम, मेघालय और मिजोरम में रहती है। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है और ध्यान रखेंगे गारो पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जो है निम्नलिखित में से पूछा गया है, कुंचिकल हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में वराही नदी पर है। उसके बाद देखिए भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अच्छा, बांग्लादेश से जो है टोटल भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं उंगली पर काउंट करिएगा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है बांग्लादेश की। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसमें से मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था इसमें से जो नहीं है वो आपका मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संवैधानिक नहीं है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं। नाम भी इनका याद रखेंगे। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। देखिए 35 नंबर है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनिए, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 280 है, इसके तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। क्लियर। और अनुच्छेद 281 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। ठीक है, 1 माह के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? राज्य सरकारों का यह नियत करता है कौन? भारत का संविधान। भारत के संविधान 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में जो प्रतिष्ठित 46 के तहत कृषि आय पर जो है इसका उल्लेख किया गया है आयकर का। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो यह अनुच्छेद जो है कौन सा है? अनुच्छेद 270 है। अनुच्छेद 270 याद रखेंगे। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस पर प्रस्तुत किया था? यहाँ पर देखिए प्रतिवेदन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग का गठन जो है 9 जून 1983 को किया गया था और यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, तो इसने अपना प्रतिवेदन 1988 में प्रस्तुत किया था। 1988 हो जाएगा, ठीक है। गठन पूछेगा तो 1983 होगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो यह आपका उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध हो जाएगा। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालय को कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी न्यायाधीश, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, एडिशनल और एक्टिंग यानी कि बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 224 में है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 224 यानी कि उच्च न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि किसी उच्च न्यायालय में के कार्य में किसी अस्थायी कार्य में वृद्धि के कारण या उसके कार्य के बकाया होने के कारण जब प्रेशर आता है, लोड पड़ता है, वर्क प्रेशर, तो राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है जब तो न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा करते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइएगा। तो इसमें से कोयला नहीं है, बाकी देखिए सभी जो है नवीकरणीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? सबसे पहले जानिए 21 जून के दिन मनाया जाता है। 2022 में यह लास्ट बार बनाया गया था, अब 2023 में 21 जून के दिन मनाया जाएगा। 2022 में इसका थीम जो रहा था वो रहा था मानवता के लिए योग। चलिए, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है यह 2014 में हुई थी, ठीक है। 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होती है? ठीक है, हो सकती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह लॉन टेनिस से है, ठीक है। लॉन टेनिस याद रखेंगे, जो लॉन टेनिस है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो आपको पता है कि यह सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको जो है 1992 को मान्यता प्राप्त हुई थी संवैधानिक। क्लियर? सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष जो है माधुरी पुरी बुच हैं, याद रखेंगे। सेबी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएफसी का पूर्ण रूप होता है, बताइए राइट आंसर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा, यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया, मॉडल अपनाने की वकालत की? पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया, ठीक है, याद रखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर इसका हो जाएगा, इन्होंने ही इसका समर्थन किया था। चलिए, राइट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। देश तथा उसके राजधानी का संबंध में कौन सा विकल्प गलत यहाँ पर दिया गया है? देखिए, वेनेजुएला की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला का जो आपका हो जाएगा सही दिया गया है कराकस, रोमानिया बुखारेस्ट, बारबाडोसा ब्रिजटाउन। गैबोन का बांजुल नहीं है, बांजुल जो है ये गाम्बिया की राजधानी है, गाम्बिया की राजधानी बांजुल है, ठीक है, गाम्बिया की राजधानी है बांजुल, ठीक है। गैबोन की राजधानी जो है यह जो है क्या हो जाएगा? लिब्रेविले, यहाँ मैं लिखता हूँ लिब्रेविले, ये गैबोन की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था। अच्छा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। सर्वाधिक विस्तार जो है ये राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, गंगई कोड चोलम की उपाधि याद इसने रखी थी, उपाधि धारण की थी, आपको याद होगा, तो ये आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? आपको याद होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है इसमें से? तो इसमें से वैदिक साहित्य जो है ये पुराण नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए महाविशाप सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना वसुमित्र ने किया था। ठीक है, वसुमित्र ने किया था, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका वसुमित्र हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो यह जो था यह बघेल वंश का शासक था, कर्ण द्वितीय। गुजरात का यह अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, कर्ण द्वितीय। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो पेंशन विभाग को जो कहा है दीवाने इस्तेहाक कहा जाता था। दीवाने इस्तेहाक इसको कहा जाता था। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज जो था ये वित्त विभाग था। दीवाने बंदगान ये जो था दास विभाग था। दीवाने अर्ज जिसका स्थापना बलबन ने किया था, यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, कल मैंने बताया भी था आपको। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह था। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी गुलबर्गा को बनाया था, अपनी राजधानी गुलबर्गा को, और इसकी राजभाषा मराठी थी। तो राइट आंसर इसका अलाउद्दीन हसन शाह हो जाएगा। 59 देखिए, 59 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इसमें से सही इसमें पूछा गया है। तो देखिए रामानुजाचार्य बी ऑप्शन सही होगा, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये भी सही है। तो अब 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंसूर याद रखिएगा, अबुल हसन और गोवर्धन ये संबंधित किससे? तो जहांगीर से। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो है यह हुआ था कहाँ पर? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, कराची में। ठीक है, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। कराची में 1907 में हुआ था, तो राइट आंसर इसका 1907 हो जाएगा। ठीक है, 1907। क्लियर। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया? लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इस नारे को बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में, 1936 में। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और NG रंगा इसके महासचिव थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1936। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? समर्थन नहीं किया था तो ये मदन मोहन मालवीय थे। निम्नलिखित में से यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चलिए उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की जो भागीदारी थी उसका विरोध किया था। तो राइट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे में बटा में कीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यह जो है यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कि जी का जो है यह SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, याद रखिएगा। जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो यह कौन सी है? बल और त्वरण है। बल और त्वरण है, ध्यान रखेंगे। बल और त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो यह आपका हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न परिस्थितियों में से किसमें
कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण जो है यह वेग और समय के बीच में, वेग और समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एक AT होता है। ठीक है, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। एस है, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, याद रखेंगे। एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए, v जो है ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है, और t जो है टाइम है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। ऊष्मा का कुचालक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से Pb और Hg जो है, यानी कि लेड और मरकरी पारा, ठीक है, ये जो है ऊष्मा का कुचालक हैं। उसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो राइट, और हवा में 343.59 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, केवल एक, ठीक है, 25 डिग्री पर। उसके बाद देखिए, रेत तथा चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। तो यह विजातीय मिश्रण का, विजातीय मिश्रण, रेत और चीनी विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में होते हैं कितने, 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, एवोगाद्रो संख्या, आपको याद भी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसको विलयन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। 2n², नंबर ऑफ सेल है ये, याद रखेंगे, 2n², ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है, याद होगा आपको। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, बताइए। यह जो है किसका नियम है। तो यह फ्रेंड्स बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम के अनुसार। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है। सही कथन है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए, उसके बाद 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवर्नियर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था। तो यह जो तत्व है यह प्लैटिनम है, ठीक है, प्लैटिनम है। और सामान्य त्रिक की खोज जो है, त्रिक ट्रायड जो है, जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था, इन्होंने ही किया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कौन, डबल रोटी, ठीक है। तो यह कवक जो है यह कौन सा है, तो सैक्रोमाइसिस है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यह लाइकेन रोसेला है, रोसेला से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसमें से ये कौन सा हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है। तो यह फ्रेंड्स कौन सा है, कंगारू है, कंगारू है, ठीक है। चलिए, कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो यह शेर में होती है, शेर में सबसे छोटी आंत छोटी होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो यह श्वेत रक्त कोशिका है, ठीक है, ल्यूकोसाइट भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, शरीर को यह संक्रामक रोगों और बाह्यतम पदार्थों से रक्षा करने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए इसको जो है शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मिलान करना है। देखिए, मिलान करना है और राइट आंसर नीचे से आपको यहाँ ढूंढ करके बताना है।
तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस का आपका हो जाएगा आवृत्ति बीजी, उसके बाद साइकस का हो जाएगा अनावृत्ति, फॉर्न का जो है ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइट, और यहाँ पर देखिए क्लेमिडोमोनास का हो जाएगा शैवाल। तो राइट आंसर इसका 1, 4, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है, ठीक है, वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। कवक के द्वारा जो है इसमें से कौन सा नहीं होगा, पेचिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। चलिए पेचिस, दमा, एथलीट फुट ये सभी जो है कवक के द्वारा होता है। गंजापन जो है, दाद, खाल, खुजली ये सभी कवक के द्वारा होता है। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, तो यह आपके फूल में हो जाएगा राइट आंसर इसका, फूल में। चलिए उसके बाद 91 नंबर देखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। अभी इसके बारे में कल मैंने बताया था। अच्छा बताइएगा कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशहाली रिपोर्ट है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। कल ही मैंने बताया था। फर्स्ट रैंकिंग वाला कंट्री का नाम बताइए और भारत का क्या स्थान है। यही प्रश्न मैं आज आपके लिए रख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। यह कितने मानक आधार पर की जाती है, तो टोटल 6 मानक आधार है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो इसका संबंध जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा है, लॉरेंज वक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है, तो यह मीरा सेठ समिति है, ठीक है। मेरा सेठ समिति राइट आंसर हो जाएगा। महाजन समिति जो है यह चीनी उद्योग से संबंधित है। भंडारी समिति जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। सरकारिया समिति जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी, ठीक है, 1985 में। यहाँ से देखिए 96 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। फटाफट मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। तब तक आप क्या करिए कि अपना स्कोर, इन 95 प्रश्नों का स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। सॉरी, यहाँ पर है 20 मिनट, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला है 98 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 50% हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 20% हो जाएगा, 20%। और 100 का जो आंसर होगा वो आपका 30 दिन हो जाएगा,